इंतखाबी होता चला जा रहा है, और इस इंतखाबी मौसम में जो सूरत हाल बन रही है नाजरीन, वो आज के न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार में हम डिस्कस करेंगे। दाईं जानिब बैठे हुए परवेज़ इलाही साहब ने चुप करके तमाम तकरीर तो खान साहब की सुन ली और ये अनाउंसमेंट भी सुन ली कि 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, लेकिन उनको एक बात जो है वो बड़ी बुरी लगी। और वो बात क्या बुरी लगी, वो ज़रा सुने क्या बुरी लगी। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश न बने। अब इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस बाद सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिया। इंटरेस्टिंगली इसी इंटरव्यू के अंदर परवेज इलाही साहब ने एक और बात कही। ये बाजवा साहब वाली बात तो बुरी लगी, लेकिन बुज़दार साहब भी कोई उनको बहुत पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं भाए, और बुज़दार साहब के बारे में भी अच्छी खासी उनका भी रगड़ा लगा दिया। बुज़दार साहब ने भी उसका जवाब दिया है। जवाब शिकवा जरा सुन लीजिए। मैंने कभी ना किसी के खिलाफ बात की है और न मैं आज भी इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो मेरे पे तनकीद होती है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर तनकीद की जा रही होती है। बुज़दार साहब की ये वाली बात से एक बात वाज़ेह हो गई कि अगर किसी शख्स के ऊपर तनकीद की जाएगी तो सियासी जमात कहेगी कि हम पे तनकीद हो रही है। ये शख्स की थॉट तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन सियासी जमातों के लिए मामलात और भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। और दूसरी तरफ ही देख लीजिए, आसिफ जरदारी साहब, शुजात साहब की मुलाकात हो रही है, शुजात साहब कुछ यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। तीसरी तरफ इसहाक डार साहब की फिर से प्रेसिडेंट साहब से हम कलामी हुई। एक तकरीब थी, लेकिन तकरीब के अलावा भी अलग मुलाकात भी उसी तकरीब के आसपास हो गई। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस जोड़ तोड़ के नतीजे में कौन सी साइड का पलड़ा भारी होगा। इंतखाबात होंगे, असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं होंगी। और पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल भी हो सकता है कि एक असेंबली और दूसरी असेंबली के इंतखाबात अलग हों और बाकी मुल्क के इंतखाबात अलग हों। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सैन साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। विल गो ऑन अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकायदा डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कामरान मुर्तज़ा साहब, स्टार्ट आपसे ही करते हैं सवालों का। मौलाना फजल रहमान साहब तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। आज आसिफ जरदारी साहब की एक्टिविटी, शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटी, चौधरी शुजात साहब की, परवेज इलाही साहब, इमरान खान। लेकिन अगर किसी के मुतहरिक होने की नई खबरें आ रही तो वो है मौलाना फजल रहमान साहब। इसके पीछे क्या वजह है? अभी तो वो सियासी जोड़ तोड़ का टाइम है और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में तो ये मशहूर है कि वो इस टाइम के माहिर हैं। भी जो है ना, वो असम्बलियाँ जब गवर्नमेंट गई थी इमरान खान साहब की, और उसके बाद भी हमारा जो है ना मौक़िफ़ ये था कि अगर इलेक्शन करवाना है तो करवा लीजिए। फिर बाकी जमातें जो है ना, वो चूँकि इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही थी तो हमको कोई इसमें भी कोई एतराज़ नहीं था। मौलाना ने मेरी मौजूदगी में बिलावल साहब को और शहबाज साहब को कहा था कि हमारा काम जो है वो अब ख़त्म हो गया, हम अब आगे इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो अगर इलेक्शन होंगे तो भी हमको कोई ऐसा इशू नहीं है, हम अपने तौर पे इलेक्शन के लिए तैयारी कर भी रहे हैं और तैयार भी हमें समझिए। लेकिन मगर मुझे असेंबलियां टूटती नज़र नहीं आ रही। आई एम कटिंग यू शॉर्ट। आपको असेंबलियां टूटती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन मौलाना साहब ने पहले भी फरमाया था, अब भी कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि हम लोगों को इंतखाबात होने पे भी कोई मसला नहीं है, लेट इंतखाबात हो तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या इस मौक़िफ़ से आप इमरान खान साहब की, आपकी जमात, आप मुत्तफ़िक़ हैं कि अर्ली इंतखाबात अब हो ही जाने चाहिए जिस तरह की सियासी सूरत हाल है? देखिए, मसला हल नहीं होगा, मसले और हैं। मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाए। उसके बाद जो दूसरा मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत ना हो उस मसले में। तीसरा मसला ये है कि हम सब को उस इलेक्शन के नताइज पे एतमाद हो। इलेक्शन 2 महीने पहले हों या 2 महीने बाद, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इस वक्त उससे भी बड़ा इशू जो है वो मईशत का मौजूद है। वो मईशत के मामलात को भी सेटल करना है। तो असल बात जिस पे बैठना चाहिए उस पे बैठ के उनको सेटल करना चाहिए, ना कि ये 2 महीने पहले इलेक्शन करवा लें, 2 महीने बाद इलेक्शन करवा लें, बहरान पे एक मज़ीद बहरान पैदा कर दें।
ये मेरा ख्याल है कि इसमें खराबी पैदा होगी। राइट कामरान साहब, आप कह रहे हैं कि 2 महीने पहले हो जाए इंतखाबात या 2 महीने बाद में हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। आलिया, इंटरेस्टिंगली चौधरी शुजात साहब ने भी कहा है कि परवेज इलाही साहब भी अगले 3-4 महीने इंतखाबात करते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके बाद परवेज इलाही साहब भी पहले कह चुके हैं कि मार्च तक तो कोई काम ही नहीं हो सकता, इस तरह का कोई इश्यू ही नहीं हो सकता इंतखाबात वाला। और अब उन्होंने कह दिया कि अगर बाजवा साहब, जो कि उनके मोहसिन हैं और खान साहब के मोहसिन हैं और उन मोहसिनीन के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर बात की तो उनकी जमात जवाब देगी। तो ऐसी सूरत हाल में इतने इख्तलाफात के बाद भी आप लोग इंतखाबात जल्दी होते हुए देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनीका। अनीका, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर काफली कोई बयान दे और पीटीआई का उसके ऊपर स्टैंस डिफरेंट हो तो वो इतना मीडिया हाइप क्यों क्रिएट हो जाती है। ये 14 इत्तेहादी हैं जमातें। मुझे आज तक बोतानी साहब की स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर याद है जब उन्होंने कहा था मुझे फंड्स नहीं मिल रहे, मुझे सेक्टर कमांडर के पास जाना पड़े। या इसी तरह बाप के इनके इत्तेहादियों की मुझे आज तक याद है कि उनकी क्या स्टेटमेंट थी। या अभी कुछ दिन पहले की भी छोड़ दे, बीएनपी की क्या स्टेटमेंट थी रेको डिक के ऊपर। मसला सारा ये है कि अब मैं ये कह दूं कि कल तक इनकी जमात जो औरत की हुक्मरानी के अगेंस्ट थी, JUIF की, वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठी हुई है जिनकी लीडर बेनजीर साहिबा थी। तो ये तो हो सकता है, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो हो सकता है, हर पार्टी तो के आलिया अपने परवेज नजरियात इलाही हो साहब और सकते हैं। इमरान खान हर साहब के बारे में भी पार्टी- कह सकते हैं ना, जिनको डाकू चोर कहा करते थे, वो अब साथ बैठे हुए हैं। एंड सेकेंडली देखिए, मैं तो उनके ये बात ही नहीं इख्तलाफात करी अपनी ना, जगह है मैं ना, तो आपने वहां मेरे से स्पीकर जो सवाल किया है, स्पीकर कोई नहीं बैठा नहीं, हुआ। नहीं, यहाँ देखिए, बहुत देखिए, इंपॉर्टेंट मेरी- पोजीशन है परवेज इलाही साहब के पास। मेरी बात जी, देखिए, बात सारी वही वाली है ना, इत्तेहादी तो इत्तेहादी हैं, उनके ख्यालात हो सकते हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है, वो अपनी पार्टी का स्टैंस दे सकते हैं, लेकिन ना हम उनकी पार्टी के स्टैंस को टोक करने के बाउंड है और ना वो हमारी पार्टी को जो है उसके स्टैंस को टोक करने के बाउंड है। यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। दो नजरियात वाली पार्टी एक दफ़ा साथ बैठी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो बयानात दिए उनकी ज़ाती राय है। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ने उन पर एहसान किया है, हम कहते हैं बाजवा साहब ने हम पर जो एहसानात किए, ज़रा मैं एक लंबी लिस्ट उनकी बता देती हूँ आपको, जरा सुन लीजिएगा उनके एहसानात। सबसे पहले RTS बिठाया ताकि हम इत्तेहादियों के मोहताज रहें और ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को इस पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए। उसके बाद हमसे सिफारिश करके न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर लगाया जिसको हम आज तक भुगत रहे। उसके बाद हमें ब्लैकमेल करते रहे कि अलीम खान को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दे। उसके बाद नवाज शरीफ को जेल से निकाल के जाली रिपोर्ट्स बना के NRO उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। नैब के अंदर सिर्फ एक सेकेंड, अब मेरी भी तो सुनना ना, मेरी पार्टी पे कितने एहसानात, नहीं देखिए मेरी पार्टी के एहसानात सुन ले। उसके एक सेकेंड देखिए मेरी बात सुने। हम जो है ना, हम तो सच्ची बात करते हैं। अब इसके बारे में आकर काफली कोई भी बात करे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस वक्त करना चाहती हूँ, क्या सारी दुनिया को, बल्कि कल तो चौधरी साहब ने भी खान साहब की बात को विंडिकेट कर दिया है कि जी चोरों को जो रिलीफ मिलता था नैब से उसमें बाजवा साहब का हाथ था। फिर उसके बाद ये, या आपका क्या ख्याल है कि ये जो सारा कुछ हुआ था, क्यों ये चोर सियासतदानों से GHQ में मुलाकातें करते थे, क्यों ये चाहते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना हो, क्यों अदम एतमाद से, सुन लेना, नहीं अब सारा कुछ सुनना पड़ेगा, हमारे एहसानात सुने ताकि पता हो। सिंध हाउस में मंडियों में किसने गुड़ डाला था, क्यों मुस्तफा नवाज ने नहीं बताया कि गुड़ डालने वाले यही सारे लोग थे हमारे अगेंस्ट जो अदम एतमाद आया था। फिर उसके बाद अमरीकी मरासला किसने छुपाया था शाह महमूद कुरैशी से और इमरान खान साहब से, जिसके बाद जब हमें कहीं से मिला था तो उसकी जो है बाजवा साहब ने एक तकरीब में वो कहना शुरू कर दिया था, सिर्फ एक सेकेंड हौसला देखिए, हमने बर्दाश्त किया है, हमने 3.5 साल बर्दाश्त। और उसके बाद वही उनको लगता है ना, क्योंकि उनको लगता है वो लोग ऐसी धमकियां बर्दाश्त कर सकते, तभी तो हम कहते थे चौकीदार का काम होता है घर की हिफाजत करना। किसी धमकी पर वो कहे मैं चोर डाकू के अगेंस्ट काम नहीं करूंगा। अच्छा, अब उसके बाद फिर मैं अदम एतमाद की रात जो ये एक्सपोज हुए ना, वो कौन था, इन्होंने क्यों रेड जोन को वहां पर कंटेनर से सीज कराया था, ये जो रिजीम चेंज वाली रात थी, क्यों अदालतें 12 बजे और 10 बजे खुली थी कि जी हम तो यहाँ पर उनको बर्खास्त करने
अदालतें क्यों इन्होंने पुलिस के वैन पे ड्राइव की? नहीं नहीं, एक सेकंड, क्यों देखिए, एक मिनट अनिका, एक सेकंड, ये इतने अनिका एक सेकंड प्लीज, मैं एहसानात जरा गिनवा दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली को कौन डरा धमका रहा था? उसके बाद आप ये बता दें, उसी रात हमारे रहनुमाओं के नाम अभी तो ECL में कैसे डाले थे, हमारे घरों में छापे कैसे पड़े थे, 25 मई को जो हमारे साथ सलूक है, जो पुलिस गर्दी कराई गई है, जो हमारी औरतों, हमारे ऊपर फास्फोरस बम के पर्चे गिराए गए, फिर जो खान साहब के उनके घरों के फोन टेप कराए गए, इन्होंने कौन सी चीज ऐसी छोड़ी है? शीरी मजारी को ले ले, आजम सवाती को ले ले, डॉक्टर शहबाज गिल को ले ले, मतलब अब अगर जाती एहसान कोई किसी पर करते हैं, अभी तो मैं आई ही नहीं हूं बाकी चीजों के ऊपर, मुझे ये बता दे, इस मुल्क के साथ तो उन्होंने गद्दारी की है ना, इसको गद्दारी नहीं मैं बोलूंगी। मईशत पहुंच गई है 4 अरब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, मईशत की बात भी करेंगे, मईशत की बात खुलकर करेंगे, लेकिन कामरान मुर्तजा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। 12 अरब डॉलर का नुकसान कर गए, 1100 आपने चोरों को रिलीफ दे दिया, तो ये इतने एहसानात कम है? आलिया हमजा साहिबा की तरफ से RTS बिठाने का भी इल्जाम उन्होंने लगा दिया कि आपने RTS या इदारे ने RTS इसलिए बिठाई थी कि ये इत्तेहादियों के मरहूने मिन्नत रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जिसके ऊपर अभी भी कामरान मुर्तजा साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, वो इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते। वो लोग ये कहते हैं कि RTS बिठाई इसलिए गई कि खान साहब को लेकर आया जा सके इक्तदार में। अब ये एहसानात और ना एहसान होना और एहसान फरामोशी, ये क्या चल रहा है ब्रिगेडियर साहब? देखें, सबसे पहले तो जो लीडर होता है ना, वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं डालता है, वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो किसी और के ऊपर अपना मलबा नहीं डालता है। वो लीडर ही नहीं है जो मलबा किसी और के ऊपर डाले। ये तो बहुत आसान काम है कि आप अपने जो कोताही है वो किसी और के खाते में डाल दें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड थे, गालिबन 2008 में या 2007 में उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसे वज़ीर आज़म बनूंगा ही नहीं, मैं तो अगले दिन इस्तीफा दे दूंगा जब इस किस्म के मुझे करना पड़े कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसी की जो है ना वो बात सुननी पड़े और वो हुक्मरानी करे। तो जो मुहतरमा ने अभी गिनवाई हैं सारी चीज़ें, तो उससे तो साफ जाहिर है कि ये पपेट प्राइम मिनिस्टर थे। एक शो केस था जो सामने था, बाकी तो रूल कोई और कर रहा था। तो ये क्यों 3.5 साल इन्होंने इसको बर्दाश्त किए? ये सबसे पहले आते और वहां पर पहले दिन अगर ये अगस्त में आए और अगस्त के बाद सितंबर में ये बता देते कि जी मुझे जो है RTS बिठाया गया, मुझे पूरा मैंडेट नहीं मिला, मुझे रूल नहीं करने दे रहे और मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं वापस पाकिस्तान की अवाम की तरफ जा रहा हूं, तो मैं भी उनके साथ खड़ा होता। मेरे ख्याल में पूरी कौम इनके साथ खड़ी हो जाती कि वाकई हम ये नहीं चाहते कि फौजी मुदाखलत हो। लेकिन ये 3.5 साल करते रहे। इनको उस वक्त याद आया, हाइपोथेटिकली कह रहे हैं कि ये पपेट प्राइम मिनिस्टर रहे या इन रियलिटी भी यही था? नहीं जी, मेरे ख्याल में इनके पास फुल पावर्स होंगे। देखें, मिलिट्री का एक ओवरहैंग है ओवर पॉलिटिकल मैटर्स, लेकिन वो बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरे ख्याल में इमरान खान जैसे लीडर जिसको मैं समझता हूं कि उनको पहले दिन कह देना चाहिए था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उनको चाहिए था कि इख्तिदार छोड़ के असेंबलीज डिसॉल्व करके वापस लोगों के पास जाते और हकायक बताते हमें कि मुझे नहीं रूल करने दिया गया। ये तो उस वक्त इन्होंने बात करनी शुरू कर दी जब इख्तिदार से बाहर निकल गए। तो फिर तो ये मतलब है कि ये प्रिंसिपल स्टैंड तो नहीं है ना। ठीक, ये इनका स्टैंड उस वक्त आता है जब वो इख्तिदार से फारिग होते हैं। उससे पहले आप बाजवा साहब के बारे में इतनी इनकी जो वो है, इनको पता नहीं था कि बाजवा साहब कैसे आदमी है। तो हम तो तारीफें सुन रहे थे, उनको एक्सटेंशन दे दी गई थी। अभी भी जब वो इक़्तिदार इनका जा रहा था तब भी उन्होंने कहा था फॉर लाइफ एक्सटेंशन। मेरे ख्याल में ये तो कई अनप्रेसिडेंटेड है कि आप सारी जिंदगी के जी आर्मी चीफ रहे। गैर मुअय्यना मुद्दत इलेक्शंस की, बिल्कुल जी ब्रिगेड साहब बात बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आप इलेक्शंस, बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि उसूली तौर पे जब हुकूमत इस तरह की मफलूज हो जाए जैसे अभी हो गई है और एक सीरियस क्राइसिस है, तो इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक वो जो है ना, इसका आंसर वो यही है कि आप इलेक्शंस की तरफ, जैसे मुर्तजा साहब ने भी कहा कि जी हम इलेक्शंस के लिए जाना चाहते हैं, तो कम से कम PDM का एक जुज़ तो है जो वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहता है। लेकिन बात यह है कि एम इलेक्शन कराना है या एम स्टेबिलिटी लेके आना है। जो इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये खत्म करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। सही। जब तक ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं होंगे, हम अफगानिस्तान के रोड पे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में यही हुआ था, ये खाना जंगी जो अफगानिस्तान में शुरू हुई थी, उसका मेजर ये रीजन था कि कोई
पॉलिटिकल पार्टी जो 7 पार्टी अलायंस था अफगानिस्तान में, उनमें से कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था सही। और उन्होंने हथियार उठा लिए। हम भी उसी डगर पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पोलराइजेशन अंदरूनी मामलात को और पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करना होगा। ब्रिगेड साहब, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सियासी पारा हाई है, उधर दहशतगर्दी भी बढ़ती चली जा रही है, अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं छोटे मोटे इधर उधर। वी हैव टू स्टॉप दैट। हाउ? आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये एक तो मेहरबान होना, मोहसिन होना, ये तो पहले होना ही नहीं चाहिए। किसी का भी मोहसिन नहीं होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट से, किसी को भी। लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है ही, तो फिर उसके बाद हर जमात जिसके भी जो भी मोहसिन हो, उन मोहसिनीन की तरफ ज़रूर झपटा मारती है। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि चलिए, अगर खान साहब भी तारीफ़ें करते थे, बाकी आपके साथ की बहुत सारी जमातें तारीफ़ें किया करती थी अपने मोहसिनीन की, लेकिन उसके बाद तारीफ़ें नहीं करती। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार ना हो। ऐसी सूरत हाल के अंदर जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करने की या ख़त्म करने की हम लोग बात कर रहे थे, वो तो फिर भी होते हुए नजर नहीं आ रही है। एक ही स्टैंड से आप सबका एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए, एक ही स्टैंड से आप सबका के इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने चाहिए। उसके बावजूद भी किसी तरीके से भी सीधा मामला नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगले इंतखाबात के अंदर अगर खान साहब जीत ही जाते हैं, तो क्या आप लोग भी धांधली का शोर करेंगे? देखिए, मैंने इसीलिए पहले कहा था कि असल इश्यूज और हैं। असल इश्यूज जिन पे बैठने की ज़रूरत है वो ये है कि हम आइंदा के लिए कोई लायामल बना लें, जिसके नतीजे में मुल्क आगे की तरफ बढ़े। ये कोई इशू है ही नहीं कि 2 महीने पहले इलेक्शन हो या 2 महीने बाद इलेक्शन हो। इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना मुल्क को पड़ता है ना पार्टीज़ को पड़ता है। मैं जब ये बात सुन रहा था अपने बहन की और बाकी, वैसे भी मैं इमरान खान साहब की जो बात सुनता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अब्बे ने किसी बच्चे को गोद से उतार दिया हो, नैपी उसकी गंदी हुई हो, और वो जो ना वो चीख चिल्ला रहा हो कि मुझे दोबारा गोद ले लो, मुझे दोबारा गोद ले लो। आपने तो परवेज इलाही साहब वाली बात कर दी, जो उन्होंने किसी जमाने में की। हाँ, वो मसला सिर्फ इतना सा है कि दोबारा गोद लिए जाने का, वरना मोहसिनीन जो है वो इनके पता है 2018 में क्या हुआ था, 2018 के बाद क्या हुआ था, 2018 के बाद जो है इनके जाने तक, इस 2022 के अप्रैल तक, 9 अप्रैल तक कितनी तारीफ़ें की जाती थी। उसके बाद 9 अप्रैल के बाद भी एक्सटेंशंस की तारीफ़ें की जाती थी। मुझे पता नहीं कि क्यों जो है ना वो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट लेकिन करते आप 2018 की कामरान साहब बात कर रहे हैं कि हमें पता है क्या हुआ था, एंड आई ऑलरेडी नो कि आप लोगों का स्टैंड ये है। लेकिन अभी आलिया हमजा साहबा ने कहा कि आरटीएस बिठाया इसलिए गया था क्योंकि इत्तेहादियों के जो पुलसरात है उसके ऊपर से हम लोगों को गुजरना पड़े। देखिए, चलें, कम से कम इस बात तो कंसेशन आ गया ना कि आरटीएस बैठ गया था और बिठाया गया था, और बिठाया किसने गया था, ये फ्रॉम दी हार्सेस माउथ है। यानी उसके बाद जो पार्टी 3.5 पौने 4 साल तक हुकूमत में रही, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आरटीएस बिठा दिया गया था। फिर तो इनको चाहिए था कि उसकी तहकीक करते, उसकी तफ्तीश करते, किसी नतीजे पे पहुंचते, उसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको जो है ना अंजाम तक पहुंचाते, भले वो कोई भी। तो जो नहीं पहुंचा सका उनको अंजाम पे, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका बेनिफिशरी है। और बेनिफिशरीज जो है ना, अब वो जो मर्जी कहें, ये एक तारीख का हिस्सा है कि जब आपने उसका बेनिफिट लिया, उसके बाद 3-4 साल तक हुकूमत की और उस वक्त तक आप कुछ नहीं बोले, उस वक्त तक सारा कुछ ठीक था, रावी चैन लिख रहा था। तो अब जो है ना वो आके जब आपको निकल गए, आप किसी न किसी तरह से निकाले गए। कामरान मुर्तज़ा साहब, निकाल दिया गया या निकल गए? निकाला पार्टीज ने मिलकर निकाला है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था उसमें? हाँ, बाजवा साहब का रोल नहीं था? गलत तनकीद कर रहे हैं। एक बात और जरा ज़हन में रख लीजिएगा। ये अब परवेज इलाही साहब ने ये कहा है कि जिस वक्त वो अपना सीएम बने हैं तो उनको जाने के लिए, किस तरफ जाने के लिए किसने कहा है, तो ये बात भी ज़हन में रख लीजिएगा। उसके कहने के बावजूद भी उनके साथ इत्तेहाद तोड़ा नहीं है, उन्हीं के साथ साथ हैं। उन दो हजरात को ज़बरदस्ती दाएं और बाएं बिठाया हुआ था, दोनों ऐसे लग रहा था कि ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, किसी तरह से कोई ऐसी ताकत है जिसने उनको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। फिर मगर एक आपके इत्तेहादियों को भी ज़बरदस्ती बिठाया हुआ। कामरान मुर्तज़ा, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट।
आपके इत्तेहादियों को भी जबरदस्ती, वो भूटानी साहब वाले एग्जांपल भी दे दिया, आलिया साहब ने बहुत सारी और एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। क्या ये हमारे भी कौन जी हमारे कौन से इत्तेहादी जबरदस्ती बैठे हुए हैं? हमारे सारे खुशी खुशी बैठे हुए हैं। अच्छा जिसने जिस दिन जाना होगा उस दिन जो है ना, वो कोई ऐसी जरूरत भी नहीं होगी, हमको अच्छा जाने पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। चले तो हम कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं बैठे, ना वहां से हमारे पे जबरदस्ती है, ना यहाँ से कोई ऐसी जबरदस्ती है। इंटरेस्टिंग। जबरदस्ती थी तो इन पे जबरदस्ती थी, जबरदस्ती है। और अब ये वो नीचे वो बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा खड़ा है नीचे, और वो कह रहा है कि अब्बे को कह रहा है कि वापस गोद ले लो, वापस गोद ले लो। वो अब वापस गोद नहीं ले रहा। असल मसला ये नहीं, लेकिन मुझे निकी क्विकली, का बिफोर आई गो टुवर्ड्स आलिया, मुझे क्विकली इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि देखें, अब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज चेंज्ड। वो आपके लगाए हुए हैं, यानी आप लोगों की हुकूमत के लगाए हुए हैं, और ऑब्वियसली न्यूट्रलिटी की बात कर चुके हैं, और ये तो जराए भी बता रहे हैं कि वो किसी भी इस तरह की फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते जो पॉलिटिकल फॉर्म हो। लेकिन इसके बावजूद भी खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के बलबूते के ऊपर जीत जाते हैं, तो फिर क्या धांधली की आवाज आपकी तरफ से या आपकी सफों में से तो नहीं आएगी? देखिए, अगर इलेक्शन फेयर और फ्री होंगे तो कोई नहीं आएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आए, तशरीफ लाएं, बैठें, इस पे एक मैकेनिज्म वज़ा करते हैं, ठीक है, ताकि आइंदा जो है ना, वो पाकिस्तान की समत दुरुस्त हो जाए। अगर समत दुरुस्त होगी तो लोगों को फायदा होगा, वरना तो देखिए पाकिस्तान जो है ना, असल में जो पिस रहा है वो तो पाकिस्तान की आवाम पिस रही है। वो तो सही। नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा ले है। जी, आलिया तशरीफ ले जाएं, गुफ्तगू कर लें, जो इश्यूज हैं कोर इश्यूज उनके ऊपर बात कर लें, ताकि अगले इंतखाबात के ऊपर, चाहे वो आप ज़िमनी इंतखाबात की बात करें या दूसरी बात करें, उनके ऊपर कोई सवाल उठ ही ना सके, ना वहाँ से कोई उठा सके सवाल, ना आपकी तरफ से कोई सवाल उठा सके। ये पॉसिबिलिटी तो मुश्किल नहीं नज़र आ रही। अनिका, सबसे पहले तो ना देखें, कामरान साहब कहने को बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लॉजिकल भी करते हैं। शायद JUIF में वाहिद ऐसे पार्लियामेंटेरियन होंगे जो बड़े आराम से तमीज़ से बात भी करना जानते हैं और अपनी बात को कन्वे करना भी। इन्होंने तो कह दिया इलेक्शन के लिए बैठ जाएं। अभी आज वफाकी काबीना ने एक समरी पास की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन को इल्तवा में डाला जाए, जो 31 दिसंबर को था। तो मुझे बताएं, इंतखाबात से भाग कौन रहा है? फिर इन्होंने जो बात की, तो मैं इनके लिए बता दूं, अब्बा की ज़रूरत पता है किससे होती है, और नैपीज़ किसको चेंज करवाने की बार बार ज़रूरत होती है? जिनकी अवाम में रूट्स ना हो, जिनके पीछे अवाम खड़ी ना हो, और जो कब्ज़ा करके जो है ना, एज ए कब्ज़ा माफिया एक इक़्तिदार पर मुसल्लत हो, जो कभी मिन्नतें करते हो GHQ के जाकर के मुझे सदर बना दो, या कभी वो कहते हो मेरे बेटे को वजारतें दे दो, या मेरी पार्टी को जो है इक़्तिदार में ले आओ। तो हमें ना किसी अब्बे की ज़रूरत है, और ना हमारी कोई ऐसी नैपीज़ हैं जो हमें चेंज करवानी। अच्छा, वैसे ये बात आपने परवेज़ इलाही साहब को भी बताई कि आपको नैपीज़ मेरा की ज़रूरत सवाल नहीं? सिर्फ एक सेकेंड देखिए, मेरी एक बात सुन लें। परवेज़ इलाही साहब की तो मैं बाद में बात करूंगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, उनकी इस बात को हम कैसे भूल रहे हैं जिस पे उन्होंने बाजवा साहब को और पूरी एस्टैब्लिशमेंट को चार्जशीट कर दिया कि जी नैब तो जब इमरान खान कह रहा था तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि नैब को तो बाजवा साहब अब कंट्रोल कर रहे थे। कहने को तो ये सारे पॉलिटिकल हैं, ना तो इन्होंने कभी RTS बिठाया है, ना इन्होंने कभी नवाज शरीफ को NRO 2 दिया अपनी एक्सटेंशन के बदले, ना इन्होंने कभी किसी भी बल्दिया, अभी जो 17 जुलाई का इंतखाब हुआ था XY, आपने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जाकर उन्होंने जिस तरह पार्टियों को सपोर्ट किया था, और जिस तरह से PP7 का इलेक्शन सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि किस तरह कोई पॉलिटिकल होता है। हम तो बात ही ये कर रहे हैं, और ये जो मेरे भाई कह रहे हैं इनके साथ बैठने को, इमरान खान साहब ने, देखे मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट का मुजाहिरा किया था। इमरान खान साहब ने एक ऐसे शख्स का मुजाहिरा किया था जिसे अपनी मईशत की भी फिक्र थी, अपनी आवाम की भी फिक्र थी। वो कहते हैं 66% मुल्क में इलेक्शन कराने की बजाय 100% मुल्क में इलेक्शन करा लो। इनकी जरा आनिया जानिया सुन लें। कभी आपने सुना था कि मौलाना फजलुर रहमान मिल रहे हो कभी कराची के ताजरों से, कभी लाहौर के ताजरों से, आओ मैं तुम्हें टैक्स नेट के अंदर लेकर आऊं, क्योंकि मुल्क को टैक्स जो रेवेन्यू इंक्रीज करना है। कभी आपने सुना है कि जरदारी साहब शुजात हुसैन साहब के साथ सुने ना बैठे हो, और कभी मिलकर ये 14 पार्टियां आकर के हम अदालती रिफॉर्म्स पर बात करते हैं, हम पुलिस रिफॉर्म्स पर बात करते हैं? यहां आपने देखा है कि उस हुकूमत को, यानी पहली दफा ये 14 पार्टियां इमरान खान की हुकूमत को जो है ना बचाने के लिए जरदारी साहब ने बिलावल हाउस में डेरे लगाए हुए हैं, जहां पर वजीर आजम साहब और वहां पर जी चौधरी शुजात साहब भी बैठे हुए हैं।
इनकी प्रायोरिटीज ये हैं, हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, जो अफगानिस्तान के अंदर वो पूरी आपकी बाढ़ उखाड़ के ले गए, वहां से आपके चमन तक गोले आपके आ रहे हैं, अच्छा नहीं, बन्नू लेकिन के फिर हम अंदर ना ही समझे, टेररिस्ट बैठे आपके बैठे कोई बैठे नहीं हुए है। हैं, और यहाँ पर आकर ये यहाँ पर ना आकर समझे? एक धमकी लगाता है, तोड़ो असेंबली, आलिया, आप हम ना देख लेंगे। समझे? फिर कहते हैं नहीं नहीं हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, फिर वो कहेंगे हम So I'll take गवर्नर that as राज no. लाएंगे, ठीक फिर है। वो कहेंगे हम वोट ऑफ नो चलें। कॉन्फिडेंस लाएंगे। देखिए मेरी बात Got your सुने, point. इमरान खान साहब ने इनको जब मुज़ाकरात का कहा था तो 17 इनके जो वजीर थे ना वो आकर कह गए थे इमरान खान तो बंद गली में चला गए, वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहते हैं, उससे तो फेस सेविंग चाहिए। सही। सिर्फ यही सवाल इन लोगों से होना चाहिए, आप सीरियस है या आप मुज़ाकरात की टेबल पर जाकर अगर वो रज़ी साहब से serious हुए, मुज़ाकरात आलिया, करते हैं, quickly, वहां पर quickly, आप अगर वो इमरान serious खान हुए मुज़ाकरात नहीं करने के लिए, एक फिर सेकंड, वहां पर अगर ये वो ऑडियो मुज़ाकरात के लिए लीक्स serious करते हुए। हैं, आजम सवाती को पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाते हैं, नहीं चलिए। लेना सीरियस, यही तो मैं अगर वो आपको हुए बता रही तो, हूँ। उसके वो- अलावा this is इमरान a खान big साहब if, but if. के केसेस जिस तरह से वो करे नहीं है ये सीरियस, चले हम ना समझे के फिर। लिए लेकिन सीरियस है, ये सिर्फ अपने कमरान लिए साहब, आप सीरियस serious हैं या नहीं हैं? अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सीरियस है कि मैं किस फिर तरह ब्रिगेडियर से साहब की तरफ 8 जाऊं। माह में Quickly. दबाव दे, ये किसी ये की बात सुने तो आप हम इनको serious छोड़ हो दें, ना। ये बहुत वो अच्छे सुन लेंगी बंदों में बात। से हैं। बाकी आप उनकी जो serious जवाब बात करने इनको के लिए वो नहीं लेनी क्या चाहते। चाहता है उन्होंने वो सारे का सारा उगलना होता है। नहीं, आप सीरियस हैं उनसे बात करने के लिए या नहीं? हम सीरियस हैं, मुल्क की ये मसाइल नहीं है, ठीक है। मुल्क का सोचे, इसको सिर्फ इस आप तरह से सीरियस न हैं या करें। PMLN और पीपल्स ये पार्टी भी सीरियस है? जिद में हम और मुल्क का अना में सोचें। सिर्फ एक वाओ। असल ये एक तारीखी हकीकत है कि एक शख्स ने अपनी असम्बली जिसमें वो खुद हुकूमत कर रहा था खुद तोड़वाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड चलें। की, अब 2 और हुकूमतें तोड़ने के लिए जा रहा है जिसमें वो खुद हुकूमत कर रहा है। ये चलें। इस तरह का जो है ना वो चलें। ब्रिगेडियर साहब। अजूबा भी दुनिया में आपको वाहिद मिलेगा। चले वो ब्रिगेडियर इसके साहब, अलावा भी कोई तो और मेरे अजूबा अगर लीडर जैसा दुनिया में हर नहीं किसी मिलेगा। का नहीं है ना, जिगरा भी तो उसी जैसा है कि जो इक्तदार को ठोकर मार के कह रहे कि चलो अवाम में, वो तो आप लोग ये इक्तदार ठोकर का मारी, कब्जा ग्रुप है, वो तो जो घसीट खूबसूरती ने घसीट के किया था, वो इलेक्शन ठोकर लेने मारी। जा रहे हैं। जिगरा इमरान ब्रिगेडियर खान साहब, जितना ये भी नहीं है पाकिस्तान कि वो की तारीख का ठोकर मार हिस्सा दे है। तख्त को। ब्रिगेडियर साहब, मेरे शो में इस टाइम पर दोनों सियासतदान जो हैं वो कामरान मुर्तज़ा साहब वैसे अपनी नरम गुफ्तार के बारे में फेमस हैं, लॉजिकल गुफ्तगू के बारे में। आलिया एक ऐसी खातून है जो सुनती भी हैं और ऑब्वियसली अपनी बात भी करती हैं। ये लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम खान साहब और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इन लोगों से मैं तो तवक्को आप मैं सुन रहे हैं? सुनता हूँ। चलें, कोई तवक्को कर सकते हैं ब्रिगेड साहब कैसे गुफ्तगू करेंगे? जिस गुफ्तगू की तरफ कामरान साहब और आलिया दोनों इशारा कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ट्रस्ट डेफिसिट है कि क्या अगला सीरियस है या नहीं। देखें, ये यहाँ पर अभी सिचुएशन ये है कि हवस इक़्तिदार जो है ना वो सब पे फ़ौक़ियत ले गया है। पाकिस्तान नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इक़्तिदार की जंग है। ये इक़्तिदार की जंग में अभी ये है कि चूंकि पाकिस्तान को इन्होंने पुष्ट पे डाल दिया है और ये करेंगे तो पोलराइजेशन के ऊपर जब ये आ गए हैं तो बातचीत करने के लिए पाकिस्तान मुकद्दम होगा ना, तो बातचीत तो ये नहीं करेंगे आपस में, मुझे नहीं लगता है कि फोरसीबल फ्यूचर में बातचीत करेंगे। Then what, ब्रिगेडियर अगर साहब? कोई पार्टी ये समझती है, जो भी पार्टी समझती है कि वो इलेक्शन करा के और वो अगले 5 साल आराम से गुजारेगी, तो ये मेरे ख्याल में खामख्याली है। अच्छा, तो इनको खुद अपने मुस्तकबिल के लिए चाहिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि ये आपस में बैठें। देखें, एक चीज पर तो मुतफिक है ना कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए, मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं भी इसमें इनके साथ खड़ा हूं कि ये जो है और स्टेबिलिटी आनी चाहिए और जो भी हुकूमत में आए वो अगले 5 साल हुकूमत करता रहे, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक। तो इसके ऊपर जरा बैठ के इसकी मेथोडोलॉजी निकाले ना और कुछ करें। अभी ये मतलब है कि मोहतरमा फरमा रही थी कि जी नैब जो था वो जनरल बाजवा के पास था। चले, मैंने मान लिया कि बाजवा साहब खुद कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उसके निशाने पे कौन था? मुझे आप ये बताएं ना, कौन सा पीटीआई इसके निशाने पे था? ठीक। और खुद नैब के चेयरमैन ने ये कहा था कि अगर मैं हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूं तो ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, ये 2 दिन में गिर जाएगी। क्या बीआरटी को इसने इन्वेस्टिगेट किया? उसने क्या मालिक जबा को इसने इन्वेस्टिगेट किया? 10 करप्शन के चार्जेस थे फ्रंटियर। वो सूबा जो इनको 10 साल मिला है वो बैंकरप्ट हो गया है, और जो सूबा सिंध है जिसको ये कहते हैं कि जरदारी साहब उसको लूट के चले गए, तो वो अभी बैंकरप्ट नहीं हुआ है। चले ब्रिगेड साहब, वक्त खत्म हो गया, इन्होंने 10 साल हुकूमत की, उसको बैंकरप्ट कर दिया। वक्त खत्म हो गया। आलिया, यू हैव ओनली 30 सेकंड्स।
आप जवाब देना चाह रहे हैं? देखें जी, मैं 30 सबसे सेकंड। पहले ये कहूंगी कि शुरू करें, किससे नहीं शुरू करेंगे? पीटीआई के अगेंस्ट क्या क्या नहीं किया गया? पीटीआई को तो जिस तरह इक्तदार से उतारा गया है, छोड़ दे सारा कुछ। उससे पहले पीटीआई जब मामले के तो अवाम में आकर बैठी है, अवाम का प्यार मोहब्बत चलें, ठीक लेंगे। इन लोगों से पूछे कि किस तरह की जिल्लत इन लोगों ने ली है। चलें, सिर्फ आलिया, वक्त एक खत्म इस हो गया है। मुल्क थैंक को यू वेरी तबाह मच करके आलिया और हमजा साहिबा। मुल्क को ठीक अवाम है, माफ आलिया हमजा साहबा, थैंक यू वेरी मच। कामरान मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेड साद मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी भी तरीके से एक वो जो स्टेबिलिटी है, एक काम एंड सुकून वाला एनवायरनमेंट है, वो सिर्फ तबाह सकता है। जबकि आने वाले टाइम्स के अंदर इंतखाबात के बाद जो आवाज़ें बुलंद होती हैं, हर तरफ से वो आवाज़ें बुलंद होती है कि धांधली हो गई, गड़बड़ हो गई, लुट गए, चोरी हो गया सारा इंतखाबात। जब वो वाला मामला जब तक सेटल नहीं होगा, तब तक कोई भी इंतखाबात पाकिस्तान के ऐसे नहीं होंगे जो कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो। और अनकॉन्ट्रोवर्शियल इंतखाबात के लिए इन सब जमातों का बैठना ज़रूरी है, जो कि नामुमकिनात में से नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह मालिक है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।